हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं हमारी वीकली फाउंडेशन सीरीज वेयर वी प्रोवाइड यू विद द शॉर्ट वीडियोस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ योर जैब एग्जामिनेशन। और आज हम एएफएम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द रेगुलेशंस विच आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बेसिकली आपकी जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके साल के एंड में यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में रिलीज की जाती हैं, उनसे जुड़े हुए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यू मस्ट ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉज विच आर देयर इन इंडिया, सिंगल पर्सन के द्वारा ओन की गई प्रोप्राइटरशिप्स को या फिर जो सिंगल पर्सन के द्वारा ओन किया गया बिजनेस होता है विच इज नॉट येट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर फाइनल बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स। लेकिन जो भी कंपनीज हैं वो जरूर रिक्वायर्ड है, उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको अपनी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना ही करना पड़ता है। तो आपका जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, आपको ये सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 128 सेक्शन क्या कहता है? इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट। सबके लिए जरूरी है जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट्स हैं। सेक्शन 129 क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग इट इज मैंडेटरी फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द कंपनी, कि ये जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, इसको आपको पब्लिक के सामने रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जो एजीएम होगी, यहां पर सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, वहां पर आपको ये फाइनल स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट करनी पड़ती हैं पब्लिक को। फॉर वन पर्सन कंपनी, स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। अगर आप वन पर्सन बिजनेस है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तब तो आपके ऊपर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अपना अकाउंट्स मेंटेन करके फाइनल स्टेटमेंट्स को जनरेट करने की। लेकिन अगर आप वन पर्सन कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तब आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, लेकिन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहे तो बना सकते हैं बट इट इज नॉट मैंडेटरी, लीगली मैंडेटरी आपके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी सभी कंपनीज के लिए क्या मैंडेटरी है? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी दैट इज द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी, एंड योर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए साथ में रिलीज किया जाता है, राइट। स्पेशल एक्ट्स आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स लाइक आपकी बैंक्स के लिए, बैंकिंग कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट के अलावा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करते हुए आपको अपनी स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके लिए जो अलग अलग एक्ट्स एप्लीकेबल हैं वो भी उनको फॉलो करने पड़ते हैं इन एडिशन टू द कंपनीज एक्ट। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये शेड्यूल 3 जो है आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है। ये आपको बोलता है सबसे पहले तो कि जो बैलेंस शीट बनाएंगे सभी कंपनीज वो वर्टिकल फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे शुड बी लिस्टेड ऑन वन अबव द अनदर। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होना चाहिए, जहां पर आपके एक्सपेंडिचर्स और जो आपकी इनकम है, रेवेन्यू है, उसको आप वर्टिकली ऑर्गेनाइज करते हो। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं चलता है, वर्टिकल फॉर्मेट इंडिया में प्रिस्क्राइब किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। इसके अलावा द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल आर इन एडिशन टू एंड नॉट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है आपके इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, ऑल द डिस्क्लोजर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो डिस्क्लोजर तो उनको करने ही करने हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स बोले गए हैं वो भी उनको करने होते हैं। तो इन एडिशन टू है, इसका मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर कोई डिस्क्लोजर्स बोले गए हैं तो उन डिस्क्लोजर्स को करने के बाद सम एडिशनल डिस्क्लोजर्स यू विल हैव टू मेक विच आर देयर टू सेटिस्फाई द कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसके इन डिस्क्लोजर्स को करने के लिए आप लोग नोट्स टू अकाउंट्स रिलीज करते हो। इन नोट्स टू अकाउंट्स में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन जो है, वो भी आप फर्निश करते हैं, यानी कि जो भी आपका खर्चा हो रहा है, जो भी आपकी इनकम आ रही है, जहां भी आपके पास जो भी फंड्स अवेलेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हुए कि ये पैसा किस चीज के लिए है, कहां से आया है, हर चीज का हिसाब जो है वो आप नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देते हैं, सो दैट एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज देयर जो स्टेक होल्डर्स को देनी चाहिए वो आप उनको दे सकें। क्लियर? इसके अलावा शेड्यूल 3 ये बोलता है कि ईच आइटम on the face of the balance sheet and statement of profit and loss shall be cross reference to any related information in the notes to accounts। बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में जो भी आपके आइटम्स मेंशन्ड हैं, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लायबिलिटीज हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो, एवरी आइटम शुड हैव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। हर आइटम की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देनी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई से इन माय बैलेंस शीट माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज
आर दिस मच, यानी मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इतनी है, इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स इतना है, इसमें बॉन्ड्स इतने हैं, इसमें डिवेंचर्स इतने हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो आपने लिस्ट कर दी। उस लायबिलिटीज की और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि अगर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स आपने कहां से लिए हैं, बैंक से कितने लिए हैं, आपने बैंक से अगर लिया है तो वो लोन्स की कितनी अमाउंट है, जो कितने अमाउंट में मैच्योर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको फर्दर डिस्क्लोजर्स करनी पड़ती हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द नोट्स टू अकाउंट्स, a balance shall be maintained between providing excessive detail and not providing necessary information। ऐसा भी नहीं है कि आप excessive detail दे दें, जो unnecessary details हैं उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर दें, ऐसा भी नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा डिटेल दें ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन ना दें ये भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज एसेंशियल, एंड द इंफॉर्मेशन विच इज डीम्ड टू बी टू एक्सेसिव। तो आप जानबूझकर ज्यादा आलतू फालतू इंफॉर्मेशन देने के बजाय सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दें जितनी की नेसेसरी है और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझने में जिसको आसानी होगी, ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ ऑल आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो बी गिवन। इसका मतलब है कि आप लोगों को पिछले साल की अपनी परफॉर्मेंस वो भी साथ साथ लिस्ट करनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप बैलेंस शीट रिलीज करते हो, इनकम स्टेटमेंट रिलीज करते हो, वहां पर हर आइटम का जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो करंट ईयर का तो देते ही हैं कि जो अभी अकाउंटिंग ईयर हमारा आज खत्म हुआ है उसकी तो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी देता हूं, सो दैट अगर मैं 2023-24 का अकाउंटिंग पीरियड ओवर होने के बाद अपनी इनकम स्टेटमेंट रिलीज करता हूं 31 मार्च 2024 को, और यहां पर मैं अपनी एक सेल्स दिखाता हूं कि मेरी 2023-24 में कितनी सेल्स हुई है। इसी के साथ साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि 2022-23 में कितनी सेल्स हुई थी। तो पिछले साल के फिगर्स को भी साथ साथ लिस्ट करते हैं सो दैट इट इज कंपेरेबल, हम कंपेयर कर सके अपने पिछले साल हमारे क्या फिगर्स थे, इस साल हमारे क्या फिगर्स हैं। इसके अलावा आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से राउंड ऑफ की जाएगी उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका जो टर्नओवर है अगर वो लेस देन 100 करोड़ रुपए है या वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अगर ये 100 करोड़ से कम है, आपका जो टर्नओवर है इट इज लेस देन 100 करोड़ रुपीस पर एनम, तो आप नियरेस्ट 100,000 लाख या मिलियंस को आप लोग राउंड ऑफ करते हो। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू 100 करोड़ से ज्यादा का है तो आप नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस या करोड़ को आप राउंड ऑफ करते हो। तो ये एक फॉर्मेलिटी सी टेक्निकल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको एक बार ध्यान रखनी चाहिए। एग्जाम में क्या होगा, आपसे 1 मार्क का या हाफ मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर, एंड इट विल बी कंप्लीटली अ ट्रिवियल क्वेश्चन जहां पर कोई भी गेस वर्क का, एजुकेटेड गेस लेने का आपके पास स्कोप नहीं होगा। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट, राइट। So that is all that I had to share with you about this topic. But before leaving and concluding the session, I would like to again remind you all that we have launched the special courses for 2024 JIB examination, जहां पर आपके पास चारों सब्जेक्ट्स आपके PPB, AFM, IAFS, RBWM इनके मास्टर कोर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दीज कोर्सेज, इनके ऊपर अभी आपको एक हेवी डिस्काउंट अवेलेबल चल रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इन कोर्सेज का लिंक जो है उसको एक बार जरूर चेकआउट करिए और देखिए कि क्या ये कोर्स आप लोगों की मदद कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन और नॉट, राइट। सो दैट इज इट, एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।